मैनपुरी लोकसभा सीट से रिकॉर्ड जीत दर्ज करने के बाद डिंपल यादव आज संसद भवन पहुंची और लोकसभा में सांसद पद की उन्होंने शपथ ली। डिंपल यादव सोमवार की सुबह अपने पति और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ संसद भवन पहुंची। इस दौरान अखिलेश यादव के साथ उनके भाई धर्मेंद्र यादव और मुरादाबाद से सपा सांसद एसटी हसन भी मौजूद थे। इसके बाद डिंपल यादव लोकसभा में पहुंची, जहां उन्हें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सांसद पद की शपथ दिलवाई। मैं डिंपल यादव, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। शपथ लेने के बाद डिंपल यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी संसद में जन सरोकार से जुड़े मुद्दों को उठाएगी। समाजवादी पार्टी इश्यूज उठाएगी और बहुत दिक्कतें हैं ग्राउंड लेवल में, जहां महंगाई की बहुत बड़ी दिक्कत है, जहां महिला सुरक्षा की बड़ी दिक्कत है उत्तर प्रदेश में, तो और जहां युवाओं के रोजगार की और नौकरियों की दिक्कत है। तो आप देखेंगे आने समय में समाजवादी पार्टी सभी इश्यूज उठाएगी। डिंपल यादव ने मैनपुरी लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में 2,88,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की है। इसके साथ ही अब लोकसभा में सपा के कुल 3 सांसद हो गए हैं। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में बम्पर जीत हासिल करने वाली डिंपल यादव की जीत के पीछे वैसे तो कई कारण हैं, लेकिन डिंपल यादव के एक देवर ने उन्हें जीतने के लिए दिन रात एक कर दिया। मैनपुरी में बहू डिंपल यादव की बम्पर जीत में सबसे अहम किरदार उनके चाचा शिवपाल यादव ने निभाया। डिंपल की जीत का ऐलान होते ही भतीजे की पार्टी में चाचा के दल का विलय हो गया। तभी से कयास लगाए जा रहे थे कि सपा में शुरू हुई सेकेंड इनिंग में शिवपाल यादव की भूमिका क्या होगी, और अब सपा के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल को लेकर कार्य योजना लगभग तैयार कर ली है, जिसके तहत शिवपाल अब यूपी के बजाय राष्ट्रीय राजनीति में जाएंगे और उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया जा सकता है। इसके बाद 2024 में शिवपाल को लोकसभा चुनाव में उतारा जाएगा और वो इटावा या फिरोजाबाद सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। समाजवादी पार्टी में शिवपाल यादव की ससम्मान वापसी के बाद अब समाजवादी पार्टी ने शिवपाल यादव की भूमिका को लेकर बड़ी स्ट्रेटजी तैयार की है। सूत्रों की माने तो शिवपाल यादव को पार्टी अब राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की तैयारी में है और उन्हें 2024 का लोकसभा चुनाव भी समाजवादी पार्टी लड़ा सकती है। माना जा रहा है कि शिवपाल यादव या तो इटावा से या फिर फिरोजाबाद से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार 2024 में हो सकते हैं। सपा में शिवपाल यादव की वापसी के बाद अखिलेश यादव उनके लिए पार्टी में नई भूमिका की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन शिवपाल के बहाने अब भाजपा ने अखिलेश पर हमले शुरू कर दिए। शिवपाल यादव सपा के राष्ट्रीय महासचिव बनाए जाएंगे या उन्हें विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद मिलेगा, इसका फैसला तो सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लेंगे, क्योंकि अखिलेश यादव ने खुद कहा है कि चाचा को बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। चाचा हमारे साथ आए हैं, उनका दल विलय हो गया है, उन्हें भी जिम्मेदारी मिलेगी। लेकिन सपा में शिवपाल के भविष्य को लेकर चल रहे मंथन पर भाजपा ने अभी से चुटकी लेना शुरू कर दिया है। अखिलेश यादव वास्तव में अपने चाचा को कुछ देना चाह रहे हैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दें, 27 के चुनाव में अपना सीएम उनको घोषित कर दें, बाकी तो सब झुंझुने होते हैं क्षेत्रीय दल में। यूपी के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने भी चाचा भतीजे के मिलाप पर तंज कसते हुए कहा कि जमीन खिसकने के डर के चलते दोनों एक हो गए हैं। आजमगढ़ और रामपुर की उनकी सियासत बस हो गई, मैनपुरी अंतिम किला बचा हुआ था, तो ये डर करके एक हुए हैं। दरअसल शिवपाल और अखिलेश यादव के बीच दूरियां खत्म होने और प्रसपा का सपा में विलय हो जाने के बाद अब सियासी गलियारों में ये चर्चा तेज होती जा रही है कि अखिलेश यादव लखनऊ में ही शिवपाल को सक्रिय करेंगे या दिल्ली रवाना करेंगे। बड़ी खबर आ रही है सत्याग्रह में। मैनपुरी से बड़ी खबर है, जहां पर भाजपा को वोट देना एक व्यक्ति को महंगा पड़ गया। भाजपा को वोट देने पर सपा समर्थक ने गोली चला दी। पति को बचाने पहुंची पत्नी के पैर में गोली लग गई। फायरिंग के बाद मौके से वो सपा समर्थक फरार है। अभी खतरे से बाहर महिला की हालत बताई जा रही है। वहीं लखनऊ में यजदान बिल्डर्स की बनाई अवैध इमारत को लखनऊ विकास प्राधिकरण ने जमींदोज करना शुरू कर दिया। लखनऊ के प्रयाग नारायण मार्ग रोड पर यजदान बिल्डर्स के अनाया अपार्टमेंट्स को दोबारा ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू हो गई। सोमवार को इमारत को गिराने के पहले दिन का काम पूरा हो गया। इमारत को गिराने के लिए मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। जर्जर किए जा चुके अपार्टमेंट को ध्वस्त करने की, पूरी तरह से जमींदोज करने की कार्रवाई हो रही है। मशीनें आप देख रही हैं, सामने मशीन लगी हुई है, वो ड्रिल कर रही है, खासकर उन पिलर्स को जिन पर ये पूरी इमारत टिकी हुई। इस रिहायशी इमारत का निर्माण यजदान बिल्डर्स ने किया था, लेकिन ये इमारत नजूल की जमीन पर खड़ी की गई थी, जिसके लिए बिल्डर ने प्राधिकरण से मंजूरी नहीं ली थी। इसी के चलते इस इमारत को अवैध ठहराते हुए लखनऊ विकास प्राधिकरण ढहाना शुरू कर दिया था, जिसके बाद बिल्डर और फ्लैट बायर्स ने कोर्ट की शरण ली, लेकिन कोर्ट ने भी इमारत को अवैध मानते हुए बिल्डिंग पर किसी भी तरह की कार्रवाई के लिए एलडी को स्वतंत्र कर दिया।
नजूल की भूमि पर बनी इस बिल्डिंग का मानचित्र नियमों को ताक पर रखकर तैयार किया गया था और एलडीए के अधिकारियों ने बिना कुछ देखे मानचित्र को पास भी कर दिया। लेकिन इन सब की लापरवाही की कीमत इस इमारत में फ्लैट खरीदने वालों को चुकानी पड़ रही है। नगर निकाय चुनाव से पहले सियासत में एक और बड़ा सियासी उलटफेर होने जा रहा है। अतीक अहमद का परिवार जल्द ही ओवैसी की पार्टी से नाता तोड़ने की तैयारी है। अतीक के परिवार ने पिछले साल 7 सितंबर को लखनऊ में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की सदस्यता ली थी। ओवैसी ने अतीक के परिवार को सदस्यता खुद दिलाई थी, लेकिन अब एआईएमआईएम से नाता तोड़कर अतीक का परिवार मायावती के बहुजन समाज पार्टी में शामिल होने की तैयारी कर रहा है। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन और परिवार के कुछ दूसरे सदस्य जल्द ही बीएसपी में शामिल हो सकते हैं। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन बीएसपी के टिकट पर प्रयागराज में मेयर का चुनाव भी लड़ सकती है। पुख्ता जानकारी के मुताबिक बाहुबली की पत्नी शाइस्ता परवीन जिस दिन औपचारिक तौर पर बीएसपी में शामिल होंगी, उसी दिन उन्हें प्रयागराज से मेयर का उम्मीदवार बनाए जाने का ऐलान भी कर दिया जाएगा। अतीक के परिवार के बदलते स्टैंड पर एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने तीखी टिप्पणी की। हम पर लोग इल्जाम लगाते हैं कि हम बीजेपी की बी टीम है, हम बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं और इल्जाम लगाने वाला मेरा कोई हिंदू भाई नहीं है, बल्कि मेरा कलमा पढ़ने वाला समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज कांग्रेस पार्टी का चपरासी भाई है। दरअसल अतीक अहमद की पत्नी को मेयर का उम्मीदवार बनाकर मायावती यूपी में दलित मुस्लिम गठजोड़ के अपने पुराने प्रयोग को एक बार फिर से दोहराना चाहती है। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली एक बार फिर से अपने बयानों से चर्चा में है। इस बार उन्होंने कांवड़ यात्रा पर विवादित बयान दे दिया। दरअसल शौकत अली पिछले कई दिनों से निकाय चुनाव को लेकर मुरादाबाद में जनसभाएं कर रहे हैं। इस दौरान उनके कई ऐसे बयान सामने आए जिसमें वो भड़काऊ बयान देते नजर आ रहे हैं। इस बार शौकत अली ने कांवड़ यात्रा पर विवादित टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर हिंदू सड़क जाम करके कांवड़ यात्रा निकाल सकते हैं तो मुसलमान सड़क पर नमाज क्यों नहीं पढ़ सकते। तो सड़कों पे नमाज पढ़ लिए तो टेलीविजन वाले बोले नमाज पढ़ लिए, नमाज पढ़ लिए, नमाज पढ़ लिए। एक मेरा कलमा गो भाई इस बात पर इतराज नहीं किया कि तुमने 1 महीने नेशनल हाईवे को जाम किया। शौकत अली के बयान पर सांसद नवनीत राणा ने तीखा प्रहार किया है और कहा कि कांवड़ यात्रा हजारों साल पुरानी संस्कृति है, जिन्हें दिक्कत है वो पाकिस्तान चले जाएं। हम जिस देश में रहते हैं उसका नाम ही हिंदुस्तान है, और अगर हिंदुस्तान में हिंदू संस्कृति अगर अपने तरीकों से नहीं रहेगी तो क्या पाकिस्तान में रहेगी। मुझे लगता है जो संस्कृति कई हजार सालों से हमारा देश सेलिब्रेट करते आ रहा है, उस पे इन लोगों ने अगर भाष्य नहीं किया तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जाहिर है निकाय चुनाव से पहले शौकत अली का सांप्रदायिक बयान सियासत की समझ से परे नहीं है। यूपी के गैंगस्टर एक्ट 1986 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है और इसके बाद याचिकाकर्ता ने याचिका भी वापस ली। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए याचिका को खारिज कर दिया कि याचिका का कोई औचित्य ही नहीं है। अगर किसी को एक्ट से दिक्कत है तो वो उचित फोरम पर अपनी बात रख सकता है। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद अनस चौधरी ने AOR अंसार अहमद चौधरी के जरिए जो याचिका दाखिल की थी उसे वापस ले लिया है। इस तरीके से उत्तर प्रदेश में FIR दर्ज होती है, उसमें गैंगस्टर एक्ट का दुरुपयोग किया जाता है। इसके साथ साथ जिनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगता है उनको 60 दिनों तक हिरासत में दिए जाने का जो प्रावधान है वो भी गलत है। लिहाजा इस पूरे एक्ट को क्रैश किया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा कि याचिका सुनवाई के योग्य नहीं है और याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका में कहा गया था कि पुलिस की ओर से गैंगस्टर एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है। पुलिस पर एक्ट की आड़ में मनमानी का आरोप था। आरोपी के 60 दिनों के रिमांड के प्रावधान को भी चुनौती दी गई थी। आरोपी की संपत्ति जब्त करने पर आपत्ति जताई गई थी। अनुच्छेद 14 की कसौटी पर गैंगस्टर एक्ट को विफल बताया गया था। यकीनन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद गैंगस्टर एक्ट के दायरे में आने वालों के माथे पर बल आ गया होगा। बड़ी खबर अरुणाचल प्रदेश से, जहां पर भारत और चीन के बीच झड़प हुई है। भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प की खबर है। झड़प में दोनों देशों के सैनिकों के घायल होने की जानकारी मिल रही है। अरुणाचल के तवांग में रात को झड़प की खबर आई है। मामले पर अभी भारतीय सेना का आधिकारिक बयान नहीं आया है। अक्टूबर 2021 में भी इस तरीके की चीजें हुई थी। आपको बता दें कि तवांग वो क्षेत्र है जहां पर चीन अपना दावा करता है और इसी को लेकर वहां पर कई बार स्थितियां इस तरीके की बनी है। लेकिन बड़ी खबर आ रही है अरुणाचल प्रदेश से, जहां पर एक बार फिर से तवांग को लेकर तनाव हो गया है। भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प की खबर है। झड़प में दोनों देशों के सैनिकों के घायल होने की खबर मिल रही है। अरुणाचल के तवांग में रात को झड़प की खबर आई है। मामले पर अभी भारतीय सेना का आधिकारिक बयान नहीं आया है। अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें, अरुणाचल के एक बहुत बड़े हिस्से पर चीन अपनी हेकड़ी दिखाता रहा है, लेकिन खास तौर से तवांग की बात करें तो तवांग क्षेत्र में तनाव की स्थितियां कई बार बनी हैं और एक बार फिर से ऐसी खबर आ रही है।
तो अरुणाचल प्रदेश के यांगसे में भी इस तरीके की झड़प पहले हो चुकी है। 30 से अधिक सैनिक घायल हुए थे, लेकिन एक बार फिर से अरुणाचल प्रदेश में जो तनाव की झड़प की खबर है वो सामने आ रही है। कल वाराणसी के प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण की पहली वर्षगांठ है। 1 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 दिसंबर को काशी कॉरिडोर जनता को समर्पित किया था। वाराणसी की संकरी गलियों के बीच सदियों से विराजमान बाबा काशी विश्वनाथ धाम का कायाकल्प करने के बाद अब से ठीक 1 साल पहले वाराणसी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया था, जिसके बाद वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में तेजी से इजाफा होता चला गया। और अब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर न सिर्फ देश विदेश से आने वाले बल्कि काशी में रहने वालों के लिए आकर्षण का केंद्र बन चुका है। वाराणसी में अब काशी विश्वनाथ मंदिर ही नहीं बल्कि उसके आसपास के इलाकों की भी तस्वीर तेजी से बदलती जा रही है और रोजाना करीब 1.5 लाख भक्त काशी कॉरिडोर पहुंच रहे हैं, जिसके चलते वाराणसी में पर्यटन उद्योग की तस्वीर बदल चुकी है। जो इमारतें बन रही थी वो अब पूरी तरह से तैयार ही नहीं बल्कि लोगों को सेवा देने लगी हैं। भक्त यहाँ आते हैं, बाबा का दर्शन करते हैं और उनसे आशीर्वाद पाने के साथ ही पूरे धाम के आकर्षण को अपनी आंखों में बसाकर यहाँ से चले जाते हैं। और अब प्रदेश के बाद देखते हैं देश में कहां चल रहा है घड़ी घड़ी घमासान। गुजरात विधानसभा चुनाव में भाजपा की ऐतिहासिक जीत के बाद भूपेंद्र पटेल की दूसरी बार ताजपोशी हो गई। जिन राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई, भूपेंद्र पटेल के साथ 16 और विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली, जिनमें 8 कैबिनेट मंत्री, 2 स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री, 6 राज्य मंत्री हैं। गुजरात के 18वें मुख्यमंत्री बनने वाले पटेल पाटीदार समुदाय से इकलौते नेता हैं जो लगातार दूसरी बार सीएम बन रहे हैं। उन्हें 15 महीने पहले विजय रूपाणी की जगह गुजरात की जिम्मेदारी दी गई थी। आज एक बहुत बड़े धूमधाम से, बहुत बड़े आनंद से यहाँ शपथ ग्रहण हो रहा है माननीय मुख्यमंत्री और सभी के कैबिनेट का। तो आज मैं नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। शपथ के बाद प्रधानमंत्री ने मंच पर झुककर लोगों को प्रणाम किया। इसके बाद भूपेंद्र पटेल के मंत्रिमंडल से मुलाकात कर उनके साथ फोटो खिंचवाई। भाजपा ने भूपेंद्र पटेल के शपथ ग्रहण को शक्ति प्रदर्शन के तौर पर दिखाने का प्रयास किया। इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी सहित भाजपा शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम भी मौजूद थे। 2000 रुपए के जिस गुलाबी नोट को भारत सरकार 2016 में नोटबंदी के बाद बाजार में तेजी से नकदी सप्लाई बढ़ाने के लिए ले आई थी, अब उसे वापस लेने की मांग शुरू हो चुकी है। राज्यसभा में मांग खुद भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी ने की है, जो बिहार के पूर्व वित्त मंत्री रह चुके हैं। सुशील मोदी ने राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान 2000 रुपए के नोट को ब्लैक मनी का दूसरा नाम बताया और सरकार से इस नोट को वापस लेने की मांग की है। क्योंकि 2000 का नोट यानी ब्लैक मनी, 2000 का नोट मतलब होर्डिंग, इसलिए अगर ब्लैक मनी को बंद करना है तो 2000 के नोट को बंद करना। एबीपी न्यूज से खास बात करते हुए सुशील मोदी ने अपने सुझाव भी रखे। 2000 के गुलाबी नोटों को प्रचलन से बाहर कैसे किया जा सकता है। भारत सरकार से आग्रह किया कि इसको फेज आउट करना, यानी जिन लोगों के पास 2000 का नोट है उस नोट को वो बैंक से एक्सचेंज कर सके और एक समय के बाद 2000 का नोट पूरी तरह से मार्केट से समाप्त हो जाए। 9 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मौजूदा 500 और 1000 रुपए के करेंसी नोटों का मान्य करार दिया था। नोटबंदी के तुरंत बाद 500 रुपए के नए नोटों के साथ साथ 2000 रुपए का नोट भी जारी किया गया। फिलहाल भारत सरकार ने 2000 रुपए के नए नोट को छापना बंद कर दिया। हालांकि फरवरी में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि बैंकों को 2000 रुपए के नोट जारी करने से रोकने के लिए कोई निर्देश नहीं दिया गया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।